हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके विद यू। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन रिमिटेंस फैसिलिटीज के ऊपर है, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस। फ्रेंड्स, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लासेस हैं, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को और उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस करते हैं, सो दैट आपके जो फंडास हैं वो एकदम क्लियर हो और फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आसानी से आंसर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आउटवर्ड रेमिटेंसेस। सो अगर हमने रेमिटेंसेस भेजनी है आउटसाइड द कंट्री, तो उससे रिलेटेड फेमा में क्या क्या रूल्स हैं, आरबीआई की नोटिफिकेशंस, आरबीआई के रूल्स क्या क्या हैं, तो इनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय ऑथोराइज्ड डीलर्स टू पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय Foreign Exchange Management Current Account Transaction Rules 2000. These rules classify current account transaction in 3 categories. तो जब अथोराइज्ड पर्सन्स, अथोराइज्ड डीलर्स रिलीज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, एफएक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो इनका जो रिलीज है टू रेजिडेंट पर्सन्स इन इंडिया, तो इसको गवर्न कौन से रूल करते हैं? इसको गवर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। और ये रूल्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं। लेट अस सी ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी है शेड्यूल 1 कैटेगरी करंट अकाउंट के अंदर। सो इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है दे आर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड, यानी इन ट्रांजैक्शन के लिए कोई फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के बाहर नहीं भेजा जा सकता। शेड्यूल टू ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस हैं विच आर अलाउड विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शेड्यूल 2 की जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट जब तक परमिट नहीं करेगा तब तक ये ट्रांजैक्शंस के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज रिलीज नहीं कर सकते अथॉराइज्ड डीलर्स। शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन विच आर अलाउड बाय आरबीआई थ्रू अथॉराइज्ड डीलर्स अप टू स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड सीलिंग। तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अथॉराइज्ड डीलर्स को अपनी पावर्स को डेलीगेट किया हुआ है कि इस अमाउंट तक आप ये रेमिटेंसेस अलाउ कर सकते हैं, उसकी थ्रेश होल्डिंग है। अगर कोई अमाउंट इन थ्रेश होल्डिंग से ऊपर भेजना है तो फिर आरबीआई परमिशन विल बी रिक्वायर्ड। सो विद इन these threshold limits, no permission from RBI is required. Authorized dealers at their level can do it. Beyond that, there is RBI approval requirement. तो हमारी ये 3 तरह की ट्रांजैक्शन हो गई करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। शेड्यूल 1 नॉट पॉसिबल, शेड्यूल 2 possible with the government of India's permission, schedule 3 possible with the RBI permission, and RBI is given some powers to authorized dealers. Beyond that, RBI permission will be required. Now, prior approval is not required for making remittances of fund out of funds in. वो फंड्स अगर कहाँ पे अवेलेबल हैं तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती। तो देखें तो वो फंड्स कहाँ कहाँ हैं जिनके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स।
अगर कोई मनी इन अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, इन अकाउंट्स को कौन ओपन करता है? इनको ओपन करता है अर्स्ट वाइल NRI, जो पहले NRI था लेकिन अब वो रेजिडेंट बन गया है, हम उसको कहते हैं अर्स्ट वाइल NRI, या रिटर्निंग इंडियंस भी हम उनको कहते हैं। तो वो अकाउंट ये ओपन कर सकते हैं। तो उस अकाउंट में पड़े हुए पैसे के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं फॉर एनी अमाउंट। देन एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो EEFC अकाउंट्स हैं। EFC अकाउंट कौन ओपन कर सकते हैं? तो ये जो रेजिडेंट एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सचेंज अर्न करते हैं, इसमें एंटिटीज भी हो सकती हैं, इसमें इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो इस अकाउंट से भी पैसे को बगैर किसी परमिशन के अप टू एनी अमाउंट रिमिट किया जा सकता है। फॉर ट्रांजेक्शंस कवर्ड अंडर शेड्यूल 2(3), रेमिटेंस बियॉन्ड थ्रेशोल्ड सीलिंग रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया था कि अगर थ्रेशोल्ड से बियॉन्ड है वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन तो फिर RBI की प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप यहाँ तक ने हमने हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना एंड आई विल सूटेबली आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलें अब हम इसके अगले पार्ट को कवर करते हैं। ट्रांजैक्शन विच कैन बी परमिटेड बाय AD डीलर्स अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं जो अथोराइज्ड डीलर अपने लेवल के ऊपर परमिट कर सकते हैं विद इन ए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। तो चलिए देखते हैं वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं। इंडिविजुअल्स कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर फॉर फॉलोइंग पर्पसेस विद इन limit of $250,000 only prescribed under LRS liberalized remittance scheme। सो शेड्यूल 3 जो है तो उसमें LRS लिबरलाइज रेमिटेंस जो करंट अकाउंट के लिए भी पॉसिबल है और कैपिटल अकाउंट के लिए भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल करंट अकाउंट की, बिकॉज शेड्यूल 3 किसका है? करंट अकाउंट का शेड्यूल है। सो कोई भी इंडिविजुअल्स विद इन द कंट्री तो वो अवेल कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर फॉर फॉलोइंग पर्पज विद इन लिमिट ऑफ $250,000, यानी जो LRS का ओवरऑल अमाउंट है वो $250,000 है। विद इन दैट अमाउंट अलग अलग पर्पज हैं जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, यानी ये जो हम $250,000 बात कर रहे हैं, सो दिस इज पर फाइनेंशियल ईयर। सो हर एक साल के लिए ये अमाउंट अलग अलग से रिमिट किया जा सकता है। एनी रिमिटेंस बियॉन्ड दिस लिमिट रिक्वायर्स RBI अप्रूवल, यानी $250,000 से ऊपर अगर वो अमाउंट चला जाए तो देन RBI परमिशन शैल बी रिक्वायर्ड। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, अगर हमने पर्सनली प्राइवेटली किसी कंट्री को विजिट करना है, एज ए टूरिस्ट जाना है या अदरवाइज जाना है, नेपाल और भूटान को छोड़ करके, बिकॉज नेपाल एंड भूटान के लिए फॉरेन एक्सचेंज की रिमिटेंसेज पॉसिबल नहीं है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड। देन हमने गिफ्ट करना है किसी को या हमने अमाउंट को डोनेट करना है, तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो $250,000 आर अवेलेबल पर फाइनेंशियल ईयर। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर हमने कंट्री के बाहर जाना है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तो भी अप टू दिस अमाउंट द मनी कैन बी यूज्ड। इमिग्रेशन, अगर हमने परमानेंटली कंट्री के बाहर सेटल होना है जिसको हम कहते हैं इमिग्रेट कर लेना, तो इमिग्रेशन के लिए ऑल्सो $250,000 दीज कैन बी यूज्ड।
these can be remitted. Maintenance of close relatives. अगर हमारे क्लोज रिलेटिव्स आउटसाइड कंट्री स्टे करते हैं और उनका जो मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस है वो हम सपोर्ट करते हैं, तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो दिस मनी कैन बी रिमिटेड. देन ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पज. अगर हम बिजनेस करते हैं, उस पर्पज के लिए ट्रैवल करना है और वी हैव टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंस और देर इज सम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और मेडिकल एक्सपेंसेस को हमने मीट करना है, या हमने मेडिकल चेकअप करवाना है अब्रॉड, या फॉर अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू ए पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और चेकअप. तो इन सभी के लिए भी इंडिविजुअली इट कैन बी अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर. एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड. सो अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है आउटसाइड द कंट्री, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए भी दिस मच अमाउंट कैन बी इनकर्ड रिमिटेड. फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है 250,000 फॉर ईच ऑफ दीज कैन बी रिमिटेड, लेकिन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस ऑल्सो मैक्सिमम अमाउंट विल बी $250,000 ओनली. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्राइवेट विजिट के लिए इनकर कर रहे हैं $75,000, तो जो बाकी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए हम बाकी बचा हुआ पैसा ही, यानी $250,000 में अगर हमने इस एक पर्पज़ के लिए इतना अमाउंट यूज़ कर लिया, तो बाकी हमारे पास बचेगा 175. इसमें से लेट अस से क्लोज रिलेटिव की मेंटेनेंस के लिए हमने यूज़ कर लिया 1 लाख, तो बाकी हम यूज़ कर सकेंगे 75,000. यानी हम इंडिविजुअली किसी भी एक के ऊपर वी कैन गो अप टू 250,000, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर भी जो ओवरऑल टोटल होगा फॉर ऑल ऑफ दीज, तो वो भी $250,000 से ज़्यादा नहीं होगा. स्टडीज अब्रॉड, तो स्टडीज अब्रॉड को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा. तो ये ब्रॉडली 8 डिफरेंट पर्पसेस हो गए और ये सारे के सारे दे आर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड दे फॉल इन शेड्यूल 3. Now, for the undermentioned purpose, an individual may avail of exchange facility for an amount in excess of LRS limit. तो इन 8 पर्पसेस में से 3 पर्पसेस ऐसे हैं जिसमें इवन LRS लिमिट के बियॉन्ड भी जाया जा सकता है. LRS का लिमिट 250 का है. तो वो कौन कौन से 3 एरियाज हैं वेयर अमाउंट कैन बी मोर देन 250,000 पर फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो. सो वन इज एमिग्रेशन. सो एमिग्रेशन में अमाउंट कैन बी मोर देन $250,000 इफ कंट्री ऑफ इमिग्रेशन रिक्वायर्स सो. तो वहाँ का वीज़ा फ़ी है, वहाँ पे और कोई एक्सपेंसेस हैं ऐसे. तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट $250,000 से ज़्यादा है तो दैट अमाउंट कैन बी रिमिटेड, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड. अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है आउटसाइड द कंट्री, तो वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट वहाँ की मेडिकल इंस्टीट्यूट की है जो उस ट्रीटमेंट को ऑफर कर रहा है, तो इन दैट केस दैट मच अमाउंट कैन बी रिमिटेड. थर्ड है स्टडीज अब्रॉड. सो इफ रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट देयर, जहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, अगर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी उसकी फ़ी है, उसके बाकी चार्जेस हैं, इफ़ अमाउंट इज़ मोर देन $250,000 तो दैट कैन ऑल्सो बी डन. यानी उन 7 में से ये 3 ऐसे पर्पस हैं वेयर अमाउंट कैन बी more than $250,000 per financial year, and that can be done without RBI permission. Now, a person who is a resident but not permanently resident in India. तो अभी तक हम बात कर रहे थे रेजिडेंट्स के लिए. Now we shall talk about those persons जो रेजिडेंट हैं लेकिन they are not permanently resident.
तो ए पर्सन हु इज रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट इन इंडिया एंड इज ए सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, तो वो किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजन है, लेकिन पाकिस्तान वालों के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे बिकॉज दे हैव टू सीक आरबीआई परमिशन। और इज द सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ऑन डेपुटेशन टू ऑफिस और ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी, वो इंडियन सिटीजन है लेकिन उसको डिप्यूट किया है टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया। अगर किसी फॉरेन कंपनी की ब्रांच है इन इंडिया, अगर किसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है इंडिया में या जॉइंट वेंचर है इंडिया के अंदर, तो उसमें अगर कोई इंडियन सिटीजन ऑन डेपुटेशन है, दे कैन मेक रिमिटेंसेस अप टू नेट सैलरी। तो इन केसेस में जो वो रिमिटेंस करेंगे, जो उनकी नेट सैलरी है, तो उस अमाउंट तक वो रिमिटेंस कर सकते हैं। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कंप्लीट करें, दिस इज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। आप बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, और टाइम आपके पास प्रॉब्लम है बिकॉज होल डे यू आर वर्किंग इन ए बैंक। देन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की। बुक्स के हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस तो दिए हैं, लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, जिससे हमें लगता है प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो रही। अगर आप इस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। बहुत ही कम प्राइस के ये वीडियो लेसन्स हैं। इन वीडियो लेसन्स में जो कुछ भी हम आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को हम बहुत ईजी करके समझाते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी नहीं आती और आप बहुत देर तक उसको रिटेन कर पाते हैं और आप बहुत क्विकली उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके कारण आपका टाइम का बहुत सारा सेविंग होता है और उसके बाद आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हैं। इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, जिसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन डू, जिससे आपके फंडास और इम्प्रूव होंगे। एग्ज़ाम के जस्ट पास जा करके मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस, यानी पिछले सालों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तो वो भी हम अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है तो ये आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत इम्प्रूव कर देता है। ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और लॉगिन करके आप इन फैसिलिटी को यूज़ करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है इश्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स। इनसे रिलेटेड रूल्स क्या हैं? इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, पहले लेते हैं हम। Restrictions contained in FEMA are not applicable to ICC, issued by overseas banks and other reputed agencies used by residents for expenses while on a visit outside country. जो FEMA की restrictions हैं वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इशू कौन करेगा? अगर ओवरसीज बैंक्स हैं या दूसरी एजेंसीज हैं रिप्यूटेड, तो ध्यान रखना है इंडियन बैंक्स नहीं, नॉट बैंक्स इन इंडिया, तो दीज आर इश्यूड बाय ओवरसीज बैंक्स। और रेजिडेंट्स इनको कार्ड्स को यूज करते हैं फॉर एक्सपेंसेस पर्पज व्हेन दे आर अवे ऑन ए विजिट आउटसाइड इंडिया। कंट्री के बाहर जब वो विजिट के ऊपर हैं तो वहाँ जो एक्सपेंसेस वो इनकर करेंगे तो वहाँ उसके ऊपर ICC के ऊपर फेमा एप्लीकेबल नहीं बनेगा।
ICC cannot be used in any manner for prohibited items. So जो prohibited items हैं यानी शेड्यूल 1 की जो items हैं उनमें से किसी भी पर्पस के लिए ICCs को यूज नहीं किया जा सकता। सो प्रोहिबिटेड आइटम्स में जैसे लॉटरी टिकट्स हैं, बैंड और प्रेस गाइड मैगजीन्स हैं, पार्टिसिपेशन है इन स्वीपस्टेक्स, पेमेंट फॉर कॉल बैक सर्विसेज एट्सेट्रा। तो इनके लिए आईसीसी को या हम यूज़ नहीं कर सकते व्हेन वी आर अब्रॉड। use of ICC for payment in foreign exchange in Nepal and Bhutan, so that is also not permissible क्योंकि इंडियन रेजिडेंट नेपाल या भूटान में फॉरेन करेंसी में किसी भी प्रकार का कोई भी रेमिटेंस या एक्सपेंसेस इनकर नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के बाद अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स की। एडी बैंक्स में इशू आईडीसीज to resident for drawing cash or making payment to a merchant establishment overseas during his visit abroad. So जो अथॉराइज डीलर बैंक्स हैं वो आईडीसी इशू कर सकते हैं रेजिडेंट्स को, ताकि रेजिडेंट्स आउटसाइड द कंट्री व्हेन दे आर ऑन विजिट अब्रॉड तो वहाँ से वो कैश विड्रॉ कर सकें और मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट जो आउटसाइड द कंट्री हैं उनको वो पेमेंट कर सकें। IDCs can be used only for permissible current account transactions and within the limits as mentioned in the schedules to the rules. तो जब वो IDC को यूज करेंगे तो वो permissible current account transactions के लिए ही करेंगे ये, और वो भी within the limits जो ऑलरेडी उस शेड्यूल में रूल्स में हमने अंडरस्टैंड कर चुके हैं। Now, redemption of unutilized balance on prepaid travel cards. अगर हमारे पास प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स हैं तो उनमें जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है उसका जो रिडेम्पशन है वो क्या है, उसका मैनर क्या रहेगा। रेजिडेंट इंडियंस हु परचेज ट्रैवल कार्ड्स आर अलाउड रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस ओनली आफ्टर 10 days फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन। तो रेजिडेंट्स के पास अगर कोई प्रीपेड ट्रैवल कार्ड है जो उन्होंने परचेज किया था उसमें अगर कोई बैलेंस है तो उसका रिफंड पॉसिबल है, और जो भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा उसके लिए, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या है, ओनली आफ्टर 10 days फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर एक लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चंस हमें अवेलेबल है। अथोराइज्ड पर्सन शैल रिडीम अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इमीडिएटली अपॉन रिक्वेस्ट सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ स्मॉल बैलेंस नॉट एक्सीडिंग $100 फॉर मीटिंग एनी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन। तो अथोराइज्ड पर्सन रिडीम कर सकते हैं अनयूटिलाइज्ड बैलेंस को इमीडिएटली। अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा बैलेंस, स्मॉल बैलेंस जो मैक्सिमम $100 होगा वो उसमें छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर उसने पाइपलाइन ट्रांजैक्शन की है, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन वो कर चुका है कस्टमर तो जिसका पैसा अभी उसने पे करना है अप टू $100, तो दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। तो यहाँ तक हमने कवर किए हमारा बेसिक्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हमारे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंडीशन फॉर कन्वर्टिंग अनस्पेंट इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव रेड। जो कुछ हमने पढ़ा है उसके मुताबिक कौन सी वो कंडीशन है कि अनस्पेंट इंडियन करेंसी को हम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नॉन रेजिडेंट जब इंडिया से बाहर जाता है तो वो कन्वर्जन करवा सकता है। ओनली इफ अमाउंट इज अप टू ₹10,000, ओनली इफ वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड, बोथ ए एंड बी या नीदर ए नॉर बी। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई विदेशी नागरिक
कन्वर्ट करवाना चाहता है अनस्पेंट इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी जब वो इंडिया से बाहर जा रहा हो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो व्हाट इज द आंसर? सो क्वेश्चन 1 के लिए आंसर बनता है दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर अमाउंट 10,000 रुपीज तक है और अगर उसके पास वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अनस्पेंट रुपी बी कन्वर्टेड इनटू फॉरेन करेंसी विदाउट एनकैशमेंट सर्टिफिकेट? तो यहाँ पे हमने नोट किया एनकैशमेंट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे अनस्पेंट अमाउंट को विदाउट एनकैशमेंट सर्टिफिकेट भी कन्वर्ट करवाया जा सकता है इनटू फॉरेन करेंसी। एनी अमाउंट विदाउट ए सर्टिफिकेट इफ डिपार्चर इज विद इन 7 days, only if amount is up to rupees 10,000 without a certificate, only if amount is up to 50,000 without a certificate, both A and B। तो कौन सी वो कंडीशन है, कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं व्हेन कन्वर्जन इज पॉसिबल INR का फॉरेन करेंसी में टू द डिपार्टिंग नॉन रेजिडेंट। सो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 का? ट्राई करें। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बनता है डी। दोनों A एंड B कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो जो डिपार्चर है वो विद इन 7 days होना चाहिए, यानी आने वाले 7 days के विद इन। सेकेंडली उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ तक हो, तो उस केस में एनकैशमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन उसके बियॉन्ड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। हाउ मच रुपीज़ कैन फॉरेन टूरिस्ट नॉट NRIs be permitted to convert without encashment सर्टिफिकेट? एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के बगैर जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो कितना अमाउंट कन्वर्ट करवा सकते हैं व्हेन दे गो बैक? अप टू 10,000 रुपीज, 50,000, 5,000 या 20,000। फॉरेन टूरिस्ट नॉट NRIs। So how much is that amount? That amount is up to rupees 50,000। 50,000 रुपए तक वो ऐसा कर सकते हैं। कौन? फॉरेन टूरिस्ट who are not having encashment certificate। What is condition for converting unspent INR into foreign currency when departing from India? Only if departure is within 7 days, only if valid encashment certificate produced, both A and B, neither A and B। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आंसर हमारा है ओनली इफ डिपार्चर इज विद इन 7 days, अगर डिपार्चर 7 days के विद इन है। What is maximum period within which AD banks can purchase TTs, MTs, drafts, bills drawn in foreign currency against rupees? तो यहाँ पे बताना है ज़्यादा से ज़्यादा कितना पीरियड है जिस पीरियड के अंदर जो अथॉराइज्ड डीलर्स हैं वो परचेज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी की टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का पैसा, मेल ट्रांसफ़र का पैसा, ड्राफ्ट्स का पैसा, बिल्स का पैसा, अगर वो फॉरेन करेंसी में ड्रॉन है तो हमने बताना है वो टाइम लिमिट कितना है। व्हाट इज़ मैक्सिमम टाइम लिमिट? तो ये टाइम लिमिट है 90 days का। तो ये टाइम लिमिट है 120 days का, 150 days का या 180 days का। तो रिकॉल करें जो हमने सीखा था। अकॉर्डिंग टू दैट इनमें कौन सा हमारा आंसर बनता है? सो इट इज 180 days, 180 दिनों तक ये पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रूव्ड मेथड फॉर इनवर्ड रेमिटेंसेज? सो इनवर्ड रेमिटेंसेज के कुछ अप्रूव्ड मेथड्स होते हैं। हमने बताना है जो मेथड्स गिवन हैं उनमें कौन सा अप्रूव्ड मेथड की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है।
बैंक वायर ट्रांसफर्स, फॉरेन करेंसी चेक्स, ट्रेवलर्स चेक्स, रिमिटेंस कार्ड्स। तो इनमें वो कौन सा मोड है, कौन सा वो अप्रूव्ड मेथड नहीं है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। So which of these is not an approved manner, approved method? So that answer is option number 2. So travelers checks. So that is not approved method. Otherwise, others are the approved methods. फ्रेंड्स, आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहीं पे हम उसको सूटेबली आंसर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका आंसर करके सूटेबली आपको हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा है जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड की है, तो इससे लाइक करने में हेजिटेट ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको लाइक करके हम और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे होंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।